हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश राहुल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के। तो फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आईपीयू ने अपने रिलीज़ करने वाला है 1 Feb से। तो कल उनके एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे और आज मैं आप लोगों के साथ अपने वादे अनुसार वीडियो लेके आ चुका हूं कि आज हम फिल करेंगे हाउ टू फिल आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। आप भी मेरे साथ फिल कर सकते हो इसको, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो कुछ गलतियां हैं आप सारी चीज़ें देख लेना कि लास्ट ईयर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलतियां कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं हो पाती। तो मेक श्योर कर लेना कि कोई गलती आप ना करो। हम लोग साथ ही साथ फिल करते हैं, आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो मैं आपको बताता जाऊँगा उन चीज़ों को फॉलो करते जाना। तो सबसे पहले जो बच्चों का एक डाउट आ रहा है ना, वो बच्चों का आ रहा है कि सर कौन सी ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके हमें फॉर्म फिल करना है, क्योंकि बच्चों को वेबसाइट नहीं मिल रही है। आईपी यूनिवर्सिटी की 2 ऑफिशियल वेबसाइट है। द फर्स्ट वन इज ipu.ac.in। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे वो सारे नोटिस देता रहता है, और दूसरा है उनका एडमिशन पोर्टल, वो जाके आपको ओपन करना है और वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। तो आपको गूगल पे सर्च क्या करना है, ipuadmission.nic.in। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो इस तरह का कुछ विंडो खुलेगा आपके सामने। वहां पे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। स्क्रॉल डाउन करते ही नीचे आ जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, जिसमें आ जाएगा आईपी यूनिवर्सिटी आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। अब एक चीज और पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिल करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपने पास लेके रख लेना। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है आपकी अपार आईडी। अब सारे ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने क्या किया है कि वो आपकी एबीसी आईडी मांगते हैं, विच इज़ जो आपके डिजी लॉकर पे जाकर आप क्रिएट कर सकते हो। आप डिजी लॉकर डाउनलोड करना, वहाँ पे आप सर्च करना अपार आईडी, वहाँ पे क्रिएट कर लोगे। और मेक श्योर कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो। ये आईपीयू में तो चलो अपार आईडी मांग रहा है, जब आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो सीयूईटी का एप्लीकेशन विदाउट आधार कार्ड हम फिल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे 15 Feb से। तो मेरी सारे पेरेंट्स से एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के लिए, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सीयूईटी में भी जरूर अप्लाई करोगे, तो मेक श्योर कर लेना कि आप टाइमली अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर के साथ लिंक करवा दो, जिससे आगे चल के जब सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बच्चों का फॉर्म मिस हो गया था सीयूईटी का, क्योंकि नंबर अपडेट होने में टाइम लगता है, और वो टाइम ऐसा आएगा जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक साथ उठ के जाके खड़े हो जाएंगे आधार कार्ड के ऑफिस में जो प्रगति मैदान पे है, और वो सारे ही लोग जाके एक साथ जाके करवाएंगे और उसमें टाइम लगेगा। तो आपका वो समय बर्बाद ना हो, आप अभी से ही अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना अपने मोबाइल नंबर के साथ। दोबारा कह रहा हूं कि ये चीज करवा लेना, नहीं तो बहुत समस्या आने वाली है आगे चल करके, ठीक है। तो चलो अब हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं इस विंडो पर। जब आप ये ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा कैंडिडेट एक्टिविटी में, आपको नीचे जाना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जरूर पढ़ लेना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता रहूँगा। इनको पढ़ने के बाद, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने के बाद सबसे नीचे जाना, आई एग्री क्लिक करोगे। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई भी चीज़, अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं एक ना स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म भी डाल दूंगा, स्टूडेंट हेल्पलाइन फॉर्म सॉरी उसे कहते हैं, वो भी मैं डाल दूंगा। ऑफिशियल हेल्पलाइन फॉर्म है वो। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज आती है तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल करना, उस पर अपनी क्वेरी डालना, और जो भी मैं एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करूँगा आप लोगों के। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले स्टूडेंट एक्टिविटी में। अब देखोगे आप अपना कैंडिडेट नेम, अब कैंडिडेट नेम वो डालना है जो आपके क्लास 10th की मार्कशीट पर है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स हो जाएगी, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो आपके क्लास 10th की मार्कशीट पर है वही नाम यहाँ पर अपलोड होंगे, ठीक है। वही नाम यहाँ मेंशन करोगे। ऐसा ना हो कि आपके आधार में कुछ और है, 10th की मार्कशीट में कुछ और है। आधार कार्ड वाला वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड कौन सा माना जाएगा, जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट पर आपका जो भी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम है वो। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर। उसके बाद 2 चीज़ें जो जरूरी होती है, एक मोबाइल नंबर, बार बार ओटीपी जाएगा, तो मेक श्योर करना कि या तो आपका अपना नंबर हो या पेरेंट्स का किसी का नंबर हो, क्योंकि जो भी टेक्स्ट आते हैं वो आप देखते रहो, जो भी अपडेट्स आएंगे अभी नहीं, आज के बाद भी
जब फॉर्म फिल करने के बाद जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएंगे। तो ईमेल आईडी वो डालना जो आप यूज़ करते हो, और नंबर तो खैर डालोगे ही, वही जो इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है। उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है कि फिर आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है खुद से। यहाँ पे आप यूज़र आईडी डालोगे। अब बहुत सारे बच्चे अपने इंस्टाग्राम का जो यूज़र आईडी नेम है वो डाल देना, याद रहेगा आप लोगों को, सब कुछ भूल जाओगे उसको छोड़ करके, ठीक है। तो अपना यूज़र आईडी डाल देना इंस्टाग्राम का, और पासवर्ड भी डाल देना वही वाला, क्योंकि मैंने कहा ना कि सब कुछ भूल जाओगे उसको छोड़ करके। तो यहाँ पे यूज़र आईडी आपको खुद को क्रिएट करनी है, और यूज़र आईडी आपको याद रखनी है। जब भी आप कोई भी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हो, देखो पासवर्ड तो फॉरगेट हो जाता है, लेकिन यूज़र आईडी फॉरगेट नहीं होती है। तो यूज़र आईडी जब भी आप डालोगे तो मेक श्योर उसे कहीं एक पेन पेपर पे लिख लेना, या व्हाट्सएप पे किसी को भेज देना, क्योंकि आगे चल करके जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो इसकी काउंसलिंग की एक्टिविटी होंगी वो इसी यूज़र आईडी से होंगी। हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद यूज़र आईडी भूल गए और फिर चलो भैया, ठीक है। तो आप एडमिट कार्ड भी तभी डाउनलोड करोगे, जो काउंसलिंग राउंड, जो चॉइस फिलिंग वगैरह होती है वो सारी यूज़र आईडी से होगी। तो यूज़र आईडी क्रिएट करोगे, पासवर्ड डालोगे, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद जब सबमिट करोगे तो उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, उसके बाद दोबारा ये पेज आ जाएगा सेम ऐसे ही, इस तरह से कुछ खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे उसके बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके उस यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब जो बच्चे यूजी के लिए फिल कर रहे हैं वो यूजी में क्लिक करेंगे, जो पीजी के लिए फिल कर रहे हैं वो पीजी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डालोगे उसके बाद आपके पास ये सारे कोर्सेज आ गए जो यूजी के। अब यूजी में कोर्सेज कौन कौन से हैं? BCA इंटीग्रेटेड, BA LLB, BBA LLB, उसके बाद बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, बीएड जिसे हम कहते हैं, BBA इन अप्लाइड कोर्सेज, BA ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BJMC बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, बीटेक के कोर्सेज, फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे यूजी कोर्सेज हैं। आप जाके यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। अब जिस भी कोर्स को आप फिल करोगे वहाँ पे आप कोर्सेज डालने से पहले, और IP यूनिवर्सिटी में एक चीज़ और, हमें हर एक फॉर्म के लिए, लाइक हर एक कोर्स के लिए सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड एक क्रिएट होगा, उसके बाद अब यहाँ पे लेट से कोई बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं BBA भी फिल कर लेता हूँ, BJMC भी कर लेता हूँ, BCA भी कर लेता हूँ, तो हर एक कोर्स के लिए यू हैव टू पे 2500 फॉर ईच कोर्स। ऐसा नहीं होगा कि 2500 पे किया एक ही बार CUET की तरह कि एक ही फीस पे करनी है और सारी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज भर दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक कोर्स के लिए आपको सेपरेट फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, जब ये विंडो हो जाएगी तो सबसे पहले आपके साइड में देखना प्रोफाइल सिलेक्शन, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म ये भी फिल करना होगा। पहले सबसे पहले ये डिटेल्स डालना, यहाँ पे आपका नाम जो आपने पहले ही डाल दिया था, ये चीज़ें सेव हो जाएंगी, पहले से ही आएंगी। कैटेगरी आपको यहाँ डालनी है कि जो भी कैटेगरी है आपके पास, अगर आप जर्नल हो तो ठीक है, जर्नल, EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC सर्टिफिकेट। एक चीज़ और, जो बच्चे जर्नल से हैं उन्हें तो कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो बाकी जिसके पास रिजर्वेशन कार्ड्स है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एज ऑफ नाउ तो जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर लेना, लेकिन फॉर जर्नल जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को पता होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो हर फाइनेंशियल ईयर में अपग्रेड होता है, वो हर फाइनेंशियल ईयर में हमें रिन्यू करवाना होता है। तो आप अभी जो आपके पास प्रेजेंट में होगा वो डाल देना। बाद में 31 मार्च के बाद वाला हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें चाहिए होगा, जब भी आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो 31 मार्च के बाद अगर नया अप्लाई करने जाओगे तो 31 मार्च के बाद अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपका रेजिडेंस डिटेल है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रीमिसेस नंबर, सब लोकेलिटी, आपका हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, एड्रेस मेक श्योर ठीक डालना, क्योंकि बाद में करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और अगर आप लोगों के पास दो एड्रेस है, लाइक आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और है, मतलब कहीं रह अलग जगह रहे हो और परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो दोनों डाल देना। और अगर दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको पास मांगेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। अब दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें चाहिए। द फर्स्ट वन इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
जो हमें इनिशियली अपलोड कर लेनी है, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या, अगर आपके पास DOB है तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल देना, अदरवाइज आपके पास जो क्लास 10th की मार्कशीट है ना वो भी DOB में ही काउंट होती है, तो आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप फिर बढ़ जाओगे आगे, उसके बाद व्यू फिल फॉर्म देख लेना, एक बार देख लेना कि कोई करेक्शन तो नहीं है यहाँ पे, इनकेस अगर कोई करेक्शन हो तो वो कर लेना, उसके बाद नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये करने के बाद मैं आ गया होम पर। अब होम पर फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रोग्राम। अब अप्लाई फॉर प्रोग्राम में अब लेट से आप किसी भी कोर्स को फिल कर सकते हो, मैं यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ आपको। BBA के लिए मैं भी एक फॉर्म फिल कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया हमारे पास फॉर्म। मेक श्योर जब भी आप फॉर्म फिल करोगे ना तो देख लेना एक बार, कोर्स जरूर चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि कोई गलत फॉर्म की फीस पे कर दो, किसी गलत कोर्स के लिए फीस पे कर दो, ठीक है। ये सिक्योरिटी पिन मैंने डाला, ये है G57351। और एक चीज़ और यार, ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि आपको आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सबसे पहले जब आप आओगे एप्लीकेशन फॉर्म पे तो कुछ डिटेल्स आपने पहले सेव कर दी। अब यहाँ पर आ जाता है कि हमने सबसे पहले अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और उसके बाद आ जाती है नेशनैलिटी, आपके पास कहाँ की है। मेरे पास तो भारत की है तो मैंने यहाँ पे डाल दी इंडियन। और अब तो नेपाल वाले बच्चों के पास भी अच्छी ये चीज़ है कि आपको भी इसमें काउंट कर लिया, अब आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है कि आप किस रीजन से हो, आप कौन से स्टेट से हो। अब यहाँ पे जो बच्चे IP यूनिवर्सिटी में एडवांटेज क्या है, जो बच्चे दिल्ली से हैं उनके पास एक एडवांटेज रहता है कि IP यूनिवर्सिटी द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे डोमिसाइल कोटा लग जाता है, 85% सीट रिजर्व फॉर अस। ये एडवांटेज है दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए। लेकिन अब यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे कि हम दिल्ली वाले हैं या नहीं है। अगर कोई बच्चा रहता है दिल्ली में और उसकी जो स्कूलिंग है वो ग्रेटर नोएडा या NCR गुरुग्राम से हो रही है, तो वो बच्चा आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट काउंट होगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और नोएडा में रहता है और उसकी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से हुई है, तो वो बच्चा दिल्ली का काउंट होगा, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो रीजन आएगा वो आपका स्कूल कौन से एरिया में है उस हिसाब से आएगा। अगर आपका स्कूल दिल्ली में है तो आप दिल्ली पे क्लिक करोगे, अगर आपकी स्कूलिंग बाहर से है तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको एंड में आप हो दिल्ली से, आपने आपका स्कूल है आउटसाइड दिल्ली, आपने फिल कर दिया यहाँ पे दिल्ली, तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेक श्योर कर लेना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जो भी IP यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं और जो भी करेंटली क्लास 12th में और IP यूनिवर्सिटी को प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अब आ जाता है उसके बाद आप किस रिलीजन से हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाता है हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म से जहाँ से भी हो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, रिलीजन सेलेक्ट करना है। कैटेगरी मैंने अब बताई दी है कि कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कुछ और सब कैटेगरी डिटेल्स में आ जाती है कि फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं हो, अगर हो तो येस, नहीं तो नो। डिफेंस पर्सनल तो नहीं हो तो येस, फिर नो। उसके बाद वार्ड ऑफ लाइक जम्मू कश्मीर माइग्रेंट अगर आपके पास है कोई तो यहाँ पे येस, अदरवाइज नो। उसके बाद सेलेक्ट कोई कैटेगरी। अब यहाँ पे IP यूनिवर्सिटी में क्या है कि कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, लाइक सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस भी हैं। तो यहाँ पे आप माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि अगर आप आर्म फोर्सेस से हो, लाइक आपके जो पेरेंट्स हैं वो आर्म फोर्सेस में है, लाइक यहाँ पे भी आ रहा है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, अगर उनमें से है कोई तो यहाँ पे फिल कर ऐड कर देना। आपको कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं क्योंकि डिफेंस सीटें, CW कैटेगरी की सीट्स IP यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स डिफेंस में है, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल करेंगे मेरी तरह। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क तो है, अगर किसी के हाथ पैर लाइक सर वगैरह पे कोई भी मार्क है तो यहाँ पे मेंशन कर देना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देना। और यहाँ पे आ जाता है डू यू हैव अपार ID। मैंने नो डाला हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यार कि आप लोग डिजी लॉकर से बना लेना,
जिस भी बच्चे का नंबर लिंक्ड है तो आप अब अभी नहीं तो बाद में बनानी ही पड़ेगी। अगर अभी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में बनानी पड़ेगी। आपके पास है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आती है जहां पे बच्चे कहते हैं कि सर ये फिल करें या ना करें, इसके बिना आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, वो है आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब ये बैंक अकाउंट डिटेल किस लिए मांगते हैं, आईपीयू किस लिए मांगता है कि इनकेस आपने अब जब आप अप्लाई करोगे यार तो आप सीयूईटी को भी प्रेफरेंस दोगे, आईपी यूनिवर्सिटी को भी प्रेफरेंस दोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एसआरसीसी को प्लान कर रहे होंगे लेकिन फॉर एज अ बैकअप ऑप्शन आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देंगे हम। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का ऐसा होता है कि जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है ना वो सेम आता है। हो सकता है सीयूईटी एक वीक डिले हो जाए, आईपीयू का पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप फी पे करोगे ना, जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो कॉलेज अलॉटमेंट की एक सीट बुकिंग फीस पे करनी होती है कि मुझे अपनी सीट अलॉटमेंट फीस पे करनी होती है। अगर मैंने अपनी सीट सिक्योर कर ली लेट से फॉर इन सूरजमल तो मुझे उसके लिए फ़ी पे करनी होगी। तो वो स्टार्टिंग में आपको पे करनी होगी और बाद में जब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिल जाता है तो उस फीस को आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो जो वो रिफंड आता है ना वो इस अकाउंट डिटेल, इस अकाउंट में आएगा जो आप डिटेल दोगे उनको। तो मेक श्योर कि आप जो अकाउंट डिटेल दोगे वो करेक्ट होनी चाहिए और आपकी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो रिफंड अगर इन फ्यूचर आप कभी भी रिफंड लेते हो तो रिफंड आपको इसी अकाउंट में मिलेगा, क्योंकि ये हम बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर आपका अपना है, वैसे तो आप लोग सारे आई बिलीव अंडर 18 हो गए तो आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट डिटेल्स दोगे यहाँ पे, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, उनका अकाउंट नंबर, फिर रीचेक कर लेना आईएफएससी कोड, बैंक नेम किस बैंक में है, ब्रांच, और फिर हमें एक कैंसिल चेक अपलोड करना होगा। और कैंसिल चेक उसी अकाउंट का होना चाहिए जो डिटेल्स आपने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये गलती मत करना कि यहाँ पे डिटेल कुछ और दे दी, चेक हम कुछ और दे रहे हैं या डिटेल गलत दे दी। ये डिटेल अगर आप लोगों ने इनकरेक्ट दी है तो इन फ्यूचर में अगर आपको रिफंड लेना हो तो नहीं ले पाओगे। तो इन डिटेल को करेक्ट डालना, ठीक है। यहां पे फिर उसके सेव करने के बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, फिर हमारे पास आ जाती है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अब यहां पे सबसे पहले कैंडिडेट की क्लास 10th, आप सारे लोग 10th पास आउट हो तो यहाँ पे हमें अपने क्लास 10th का स्टेटस डालना है। पासिंग स्टेटस में है पास, क्योंकि सब बच्चे पास करके आए हुए हैं। कौन से ईयर में आपने 10th पास किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो क्लास 12th में अभी होंगे उन सभी बच्चों ने 2023 में क्लियर किया हुआ है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर, जो आपका क्लास 10th का बोर्ड रोल नंबर है वो। उसके बाद आपकी क्वालिफाइंग बोर्ड कि किस बोर्ड से हो आप, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होंगे, आईबी बोर्ड से हो या किसी भी XYZ बोर्ड से हो, तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लोगे, लिस्ट आप स्क्रॉल करके देख लोगे, ठीक है। उसके बाद आपके स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आप पास आउट हो उसका नाम और एड्रेस वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पर होंगी, वही डालनी है। आपका रिजल्ट मोड किस मोड पे आया हुआ था, तो यहाँ पे अगर आपके पास लेट से कोई CGPA वाला होगा, वैसे तो अब कम होते हैं CGPA वाले, पर यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मोड डालना है वो परसेंटेज पे ही डालोगे। अब परसेंटेज की काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों को निकालनी नहीं आती, तो यहाँ पे देखना यार अपने मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं उसको डाल देना। मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स आए हुए हैं परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि उसके बाद क्लास 12th वाली डिटेल्स, क्योंकि जिस भी कोर्सेज के लिए हम अप्लाई करते हैं वहां पे क्या होता है कि क्लास 10th प्लस 12th पास मांगते हैं वो, और क्लास 10th प्लस 12th में आपका एटलीस्ट 50% स्कोर होना चाहिए, तभी आप आईपीयू में एलिजिबल हो किसी भी कोर्स के लिए, ठीक है। अब जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पे स्टेटस में क्या डालेंगे, पासिंग स्टेटस में अपीयरिंग। जो पास आउट है, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो पास डाल देंगे, और जो अभी अपीयरिंग है वो यहाँ पे अपीयरिंग डालोगे। पासिंग ईयर 2025, रोल नंबर अगर आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद किस बोर्ड से आप एग्जाम देने वाले हो इस बार, अपने स्कूल कॉलेज स्कूल का नाम और एड्रेस, उसके रिजल्ट मोड ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको कर देना सेव और बढ़ जाना आगे। अब इसको करने के बाद क्या रह गया, अच्छा रोल नंबर रह गया, यहाँ पे रोल नंबर रिक्वायर्ड है, सॉरी आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे मतलब, तो यहाँ पे रोल नंबर रिक्वायर्ड है, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद फिर आता है थर्ड जो पॉइंट आएगा, वो आएगा आपका एग्जाम सिटी। थर्ड जो ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पर वो आएगा एग्जाम सिटी। अब आपको अपने एग्जाम जो सेंटर्स है वो खुद से ऑप्ट करने हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें
कि एग्जाम सेंटर पता है कैसे अलॉट होते हैं, जो जितनी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा उसको उसकी चॉइस का एडमिशन सेंटर मिलेगा। मैं जितनी जल्दी फॉर्म फिल कर रहा हूँ उतना पास वाला सेंटर मुझे मिलेगा, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया। अब जो बच्चे यहाँ पे स्टेट कौन कौन सी अवेलेबल है, कर्नाटका, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन्हीं जगहों पे हम आईपीयू का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाहर आईपीयू का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो अगर कोई अदर स्टेट से है तो उनको भी इन्हीं स्टेट्स पर आकर के और इन्हीं की सिटीज़ में एडमिशन देना होगा। तो मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली ऑप्ट किया, तो सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन में भी मैंने दिल्ली एनसीटी में रखा हुआ है नोएडा, जो कि एनसीआर में पड़ता है। फिर थर्ड ऑप्शन में अगेन मैंने रखा हुआ है दिल्ली, जो कि गाजियाबाद में है, ठीक है। गाजियाबाद रखा हुआ है, अगेन वो एनसीआर में पड़ता है। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिटीज आप लोग ऐसे मत कर देना कि पहले में दूर वाली भर दी, दूसरे में और दूर वाली और थर्ड में पास वाली भर दी। एग्जाम सिटी कंसीडर वो की जाएगी जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो सेंटर 1 वाली लिस्ट जो सबसे नियरेस्ट होगा वही डालना, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर आपके पास आ जाती है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वही एड्रेस, अगर पहले गलत फिल कर दिया तो यहाँ पे चेंज कर देना। और एक चीज जरूर करना कि ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन डालना जरूर। इन केस आपका इन फ्यूचर कभी जो मेन ईमेल आईडी है वो नहीं वर्क कर रही है तो आप अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस आईडी से अपने लॉगिन जो डिटेल्स है वो यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम, और फिर आ गए हम अपने फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले स्टेज पर कि अब यहाँ पे दोबारा हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आई बिलीव आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी, सबसे आखिर में पूछा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। चलो अब हम आ जाते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। फिर हमें अपलोड करना है अपने सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो के बाद आपको सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने हैं। सिग्नेचर स्कैन करने के बाद फिर आपका क्लास 12th 10th का मार्कशीट, जो मैंने कहा कि डीओबी और 10th पासिंग सर्टिफिकेट मैंने पहले ही अपलोड किया था वो। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, दोज हु आर अपीयरिंग कैंडिडेट, जो अभी क्लास 12th अपीयरिंग में है उनका रिजल्ट आना है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन जो मार्कशीट होगी, क्वालिफाइड जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, अब यहाँ पे इट्स मीन कि जब आपका 12th का नहीं आया हुआ है तो क्लास 11th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों ने क्लास 11th की मार्कशीट, मैं कह रहा हूँ कि 50% स्टूडेंट ऐसा होने वाला है जिसके पास क्लास 11th की मार्कशीट नहीं होगी। क्यों? उन्हें लगता है यार इसकी क्या ज़रूरत है भाई, क्या करेंगे हम इसका। तो यहाँ पे मुझे वो भी चाहिए कि क्लास 12th 11th की मार्कशीट जो भी आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो मार्कशीट चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लास 11th की मार्कशीट अपलोड करोगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो स्कूल वालों के दरवाजे खटखटाओ और लेकर के आओ, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फॉर्म अपलोड नहीं कर पाओगे, लास्ट डेट है 31 मार्च। उसके बाद यहाँ पे एक और सर्टिफिकेट डालना है। मैंने नहीं अपलोड किए हुए हैं क्योंकि यार मेरे पास था नहीं, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए फॉर्म फिल किया है, इसीलिए मैंने कुछ भी अपलोड किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर आ जाता है सिख माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जो भी माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि यार दिल्ली जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है वहाँ पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बन जाता है, वहाँ से जाकर के बनवाओ और यहाँ आकर के अपलोड कर दो, ठीक है। उसे अपलोड करने के बाद नीचे हम आएंगे एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट्स। क्यों करना है मुझे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर हम आते हैं अपने फाइनल सिलेक्शन पे, जो मुझे अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना है। एक बार सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक करने के बाद सबसे नीचे आओगे, आई हैव कन्फर्म कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी एकदम करेक्ट है। अगर कोई भी डिटेल करेक्ट तो होती है तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, आईपीयू इसके लिए कोई गारंटी नहीं लेने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिशन। इसके बाद मैं अपने डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ मैंने अपलोड किया, ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। इसके बाद मुझे पे करनी है फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब इस आईपीयू की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। अब वो फीस कैसे पे करोगे आप, अब इसने एक चीज़ अच्छी क्या की हुई है, लास्ट ईयर तक इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होती थी वो होती थी 1500 रुपये, इस बार से 2500 रुपये हो गई है, क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग जो बाद में होती है उसकी फ़ीस भी इसी में इंक्लूड कर दी है। इसके बाद जो काउंसलिंग के जो 1000 चार्जेस होते थे वो आपको अलग से पे नहीं करने हैं, वो इसी के साथ हैं, ठीक है। तो अभी 2500 पे करने के बाद आपको कुछ भी पे नहीं करना है। यहाँ पे अब फी जो पे होगी वो ऑनलाइन मोड पे, आइदर डेबिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी फीस पे कर देना। पे फी करने के बाद, और जब भी फी पे करने से पहले मैं एक चीज़ और कंफर्म करूंगा यार कि यहाँ पे आप ना साइड में देखना, इस चीज़ को जरूर कर लेना। जब आप पोर्टल खोलोगे तो यहाँ पे देखो वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इन चीज़ों को जरूर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को जरूर वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे जो आपने किया हुआ है, जब आप डालोगे सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सेंड ओटीपी आ जाएगा, और अगर आपको चेंज करना हो तो यहीं से चेंज कर सकते हो, इसके बाद चेंज नहीं होगा। अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई जरूर कर लेना और ईमेल आईडी को वेरीफाई जरूर कर लेना कि बाद में जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके इसी पोर्टल पे आते रहे। एंड मेक श्योर, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अपने जो लॉगिन डिटेल्स है वो किसी के साथ शेयर मत करना, किसी के साथ भी शेयर मत करना। आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन में बहुत सारे स्कैम चलते हैं, ऐसा ना हो कि आप शिकार बन जाओ, ठीक है। किसी के साथ भी शेयर मत करना, और जो भी डिटेल्स है आईपीयू की वो मैं आप लोगों के पास लेता आऊँगा। जिस भी कोर्सेज के लिए आपको प्लान कर रहे हो, जिस भी कोर्सेज के लिए आप प्लान कर रहे हो इन इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। लास्ट वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था यार, जो भी नाम था आपको, आई एम रियली सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ पाया था, लेकिन मुझे याद है कि आपने बोला हुआ था BA LLB के लिए ऊपर वीडियो लेके आनी है। कल तक या परसों तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा उस कोर्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि फ़ी पे करने के बाद, जब आप आओगे यहाँ पर के फ़ी पे करने के बाद, मैं आ गया कॉमन डैशबोर्ड पे। अब जब मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन फी पेंडिंग, जब एक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ये हो गया BBA के लिए, उसके बाद लेट से अब मुझे BCA भी अप्लाई करना है, तो फिर मुझे उसके लिए सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा। लॉगिन एक ही बनता है, यूजर आईडी पासवर्ड एक ही बनेगा, लेकिन हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा फिल करना होगा। अब दोबारा डिटेल दिखा देता हूँ मैं कि कैसे खुलेगा वो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहने वाले हैं जो दो फॉर्म तो फिल करेंगे ही। सॉरी गलत डाल दिया कैप्चर कोड। यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो मैंने जब BCA के लिए कर रहा हूँ, जब मैंने BBA के लिए किया था तो सारी डिटेल्स कंप्लीटेड आ रही थी। अब जब मैं BCA को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इनकम्प्लीटेड आ रही हैं। तो दोबारा जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ से मुझे दोबारा से सारा फॉर्म फिल करना है। तो इट्स मीन कि जितने कोर्सेज मैं ऐड करूंगा उन सारे कोर्सेज के लिए अलग फॉर्म फिल करना है। यूजर आईडी आपका एक ही रहेगा, जो लॉगिन आईडी आपने क्रिएट किया वो एक ही रहेगा, लेकिन आपको सेपरेट फीस सबकी पे करनी है, जो कि 2500 रुपये है। लेट से कोई बच्चा 4 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है तो आपकी फीस जा रही है 10,000 रुपये, ठीक है। अगर 4 कोर्सेज में अप्लाई कर रहा है तो आप देख लेना कि जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना है आप उसी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना। तो ये था आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म का ट्यूटोरियल वीडियो। अगर इन केस आपका और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर मैं असमर्थ रहा आपको समझाने में तो मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं। उसके बाद भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में ही इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली और जो वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक।